स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के एक और चैप्टर जिसका नाम है गति मीन्स मोशन। इस चैप्टर में हम गति से संबंधित दूरी, विस्थापन, चाल आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इस चैप्टर का पहला हेडिंग है दूरी तथा विस्थापन मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। कोई भी वस्तु है, बिंदु ए से बी जाएगा, ठीक है, ए से बी जाए और बी से सी जाए, तो ए से बी और बी से सी तक जाने में ए बी प्लस बी सी मार्ग की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है, मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। यहाँ तक क्लियर है? तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगी? मार्ग की लंबाई हो जाएगी। जबकि वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अंतिम स्थिति आपकी क्या है? बिंदु सी। प्रारंभिक स्थिति क्या है? बिंदु ए। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो ए सी क्या हो जाएगा? विस्थापन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी से लिखते हैं। तो ए सी क्या हो जाता है? विस्थापन, जो परिभाषा क्या कहता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन। और ठीक इसी का उल्टा होता है दूरी, मार्ग की पूरी लंबाई। मार्ग की लंबाई ए से बी गए, फिर बी से सी गए हैं, तो मार्ग की पूरी लंबाई जो होती है वो क्या होती है? दूरी। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या कर रहा है? किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। अगर कोई भी वस्तु चला है तो दूरी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती। ध्यान देना है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से, ठीक है, बी जाए और बी से सी जाए, ठीक है, सी से वापस कहाँ चला जाए? ए चला जाए। ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस कहाँ चला गया? ए पर। ठीक है, प्रारंभ कहाँ से किया? ए से। बी गया, बी से सी गया, अगर ए से बी गया 3 और बी से सी मान लेते हैं 4 गया, और सी से ए गया 5 मीटर, तो 3 + 4 + 5, तो 5 × 4 = 9, 3 = 12। दूरी क्या हो जाएगी? 12 मीटर। लेकिन इसी तरीके से यदि विस्थापन पूछे तो प्रारंभ आपका कहाँ से हुआ? ए से। अंत आपका कहाँ पर हुआ? ए पर। तो प्रारंभ और अंत के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? प्रारंभ और अंत के बीच की दूरी a - a = 0। तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर कोई भी वस्तु चला है तो विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता है। इसको याद रखना है आपको। और दूरी क्या होती है? अदिश राशि, जबकि विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि। विस्थापन सदिश होता है और दूरी अदिश होता है। क्लियर है? विस्थापन के लिए एक और बात याद रखिए, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कौन? विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है? और दूरी क्या होती है? दूरी केवल धनात्मक होती है। कैसी होती है? केवल धनात्मक होती है। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसको याद कर लीजिए। चलिए, अगली हेडिंग क्या दिया हुआ है? चाल। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहलाती है। एकांक समय में कोई वस्तु जो दूरी तय करेगा, चलेगा, उसे क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ठीक है? चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय अंतराल। ठीक है? चाल कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है? अगला हेडिंग क्या दिया हुआ है? वेग। क्या दिया हुआ है? वेग, वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन
क्या होता है? एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। और दूरी अगर एकांक समय में रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? चाल। अंतर दोनों में याद कर लीजिए। एकांक समय में अगर चली गई दूरी है तो चाल कहलाएगा, और अगर चला गया विस्थापन है, तय किया गया विस्थापन है, तो वेग कहलाएगा। वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है इसका मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड। इसमें समानता क्या है? चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। इसके लिए क्या? दिशा तथा परिमाण में से किसी एक के बदलने से वेग भी परिवर्तित हो जाता है। दिशा बदलेगा तब भी वेग बदल जाएगा, और परिमाण बदलेगा तब भी वेग बदल जाएगा। ठीक है। जैसे वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान वस्तु का वेग दिशा बदलने के कारण बदलता है। वेग क्या होता है? दिशा बदल जाए तो वृत्तीय पथ पर अगर एक समान चाल से चल रहा है लेकिन दिशा बदल जाए तो क्या हो जाएगा? वेग बदल जाएगा। ठीक है। वेग के लिए फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, ये वेग का फार्मूला होता है। ठीक है। यहाँ तक अंतर और समानता दोनों समझ में आ गया। इसका मात्रक क्या होता है? वेग और चाल का समान होता है। ठीक है, ये समानता है। और अंतर क्या है? वहाँ पर विस्थापन में तय किया गया, वेग में क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, और चाल में क्या होता है? दूरी बटे समय अंतराल होता है। ये समानता है। अंतर क्या है? वेग आपका सदिश राशि है और चाल आपका अदिश राशि है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग दिया है औसत चाल। औसत चाल तथा औसत वेग, अर्थात एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? औसत चाल क्या होते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। औसत चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक इसी तरीके से औसत वेग क्या हो जाता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। तय की गए कुल विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग का फार्मूला क्या हो जाता है? कुल विस्थापन बटे में कुल समय। ठीक है, क्या हो जाएगा औसत वेग का फार्मूला? कुल विस्थापन बटे में कुल समय। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या दिया हुआ है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी देर में वेग बदलेगा, वेग और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो पर इसका फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। ठीक है, इसको संकेत में ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा वी क्या होता है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर। तो अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। क्लियर है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या दिया हुआ है? यदि वेग वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा हो, क्या हो? वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा हो तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। कैसा कहलाता है? एक समान कहलाता है। ठीक है, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। समय के साथ बढ़ रहा है वेग तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक। और इसी का उल्टा, समय के साथ घट रहा हो तो त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, इस ग्राफ की सहायता से दूरी विस्थापन यानी वेग समय ग्राफ दिया हो तो दूरी तथा विस्थापन का परिकलन वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल को माप कर क्या करते हैं, समय अक्ष के बीच वेग समय अक्ष जो दिया होगा उसके बीच घिरे क्षेत्रफल को माप कर ज्ञात किया जा सकता है। समय ग्राफ की प्रवणता को त्वरण कहते हैं, प्रवणता त्वरण कहलाती है। यानी जो समय और वेग ग्राफ आपको देगा, वेग समय ग्राफ देगा, तो ये आपकी जो रेखा का झुकाव होगा ये एक्स अक्ष के साथ, इसे क्या कहते हैं, प्रवणता। ठीक है, और ये प्रवणता किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। क्लियर है। चलिए अगला हेडिंग क्या दिया हुआ है, गति के समीकरण। गति के समीकरण 3 समीकरण होते हैं। उसके लिए सबसे पहले यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, त्वरण a हो, एक समान त्वरण a हो, t समय में s दूरी तय करे तथा उसके पश्चात वेग v हो जाए, यानी प्रारंभिक वेग u से v हो गया, एक समान त्वरण a दिया हुआ हो और t समय में s दूरी तय करता हो, तो गति के 3 समीकरण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, यानी v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय अंतराल। ठीक है, ये गति का प्रथम समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जिसे दूरी का समीकरण भी कहते हैं। दूरी का समीकरण यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या है, दूरी और वेग में संबंध है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब दूरी और त्वरण के साथ वेग दिया हो तो इस सूत्र को तीसरे समीकरण को लगाएंगे। टीवें सेकेंड में चली गई दूरी, यानी यश टी बराबर क्या होता है, u प्लस 1/2 a ब्रैकेट के अंदर 2t माइनस 1। टीवें सेकेंड में जब भी चली गई दूरी आपसे पूछेगा तो हम फार्मूला ये लगाएंगे कि 5वें सेकेंड में कितनी दूरी चला। 5वें सेकेंड का मतलब 4 सेकेंड के बाद और 6 सेकेंड से पहले, यानी 5 सेकेंड, केवल 5 सेकेंड में कितनी दूरी चला जब कहेगा तो ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। और वो फार्मूला क्या है, यश टी बराबर यू प्लस 1/2 ए ब्रैकेट के अंदर 2t माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। अगला, यदि मंदन हो यानी गति धीमी हो रही हो तो त्वरण का मान माइनस ए लेते हैं। जितनी भी जगह यहाँ पर ऊपर आपने फार्मूला चारों पढ़ा है वहाँ पर त्वरण अगर मंदन कर रहा है, गति धीमी हो रही है, तो त्वरण का मान माइनस ए लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक। अगला, यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान हो, कितना, एक समान वेग से गतिमान हो, यानी वेग न घट रहा है न बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, यानी रुकी हुई हो वहाँ से चलना प्रारंभ करे, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लेंगे। ठीक है, इन बातों को नोट कर लीजिए, आंकिक प्रश्न लगाते समय इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अगला दिया हुआ है, यदि वस्तु अंत में रुक जाती है, यानी पहले चल रही थी किसी कारण से बाद में रुक गई, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। अंतिम वेग v बराबर 0, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार सरल रेखीय गति, रेखीय त्वरण में, ठीक है, रेखीय त्वरण में कुछ स्थितियां दी हुई हैं। जब त्वरण धनात्मक हो, अभी हमने ऋणात्मक के लिए पढ़ा, जब धनात्मक हो तो क्या हो जाएगा, त्वरण धनात्मक है तो ये सारे सूत्र a आपके प्लस में रहेंगे, तो v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर के तीनों समीकरण हैं। दूसरा क्या कह रहा है, जब त्वरण ऋणात्मक हो, तो त्वरण ऋणात्मक हो तो ऊपर के जो ये 3 सूत्र हैं, फार्मूला है, इसमें a की जगह माइनस लिखेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा ऋणात्मक है तो त्वरण को क्या लेंगे, माइनस में, तो ये तीनों सूत्र आपके बदल कर माइनस में हो जाएंगे। पहला हो जाएगा v बराबर u माइनस ए टी, दूसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as और तीसरा हो जाएगा s बराबर यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। यानी आपको केवल ऊपर के 3 सूत्र याद रखिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। बस त्वरण अगर मंदन हो रहा है तो माइनस में ले लेंगे और फार्मूला आपका वही रहेगा।
ठीक है। अगला क्या कह रहा है, गुरुत्व के अंतर्गत गति हो रहा हो, यानी रेखीय गति कर रहा था, पृथ्वी पर कोई पिंड गति कर रहा था, तो ऊपर के 3 सूत्रों को लगाएंगे, त्वरण की जगह ए लिखेंगे। लेकिन गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, यानी कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे फेंका या गिराया जा रहा है, तो ऐसी गति को गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। ठीक है। क्या, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर गति करती हो तो वह गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन गति करता है। इसके लिए v बराबर u प्लस माइनस जी टी, यानी ऊपर जब फेंकेंगे तो प्लस में लेंगे, a की जगह g हो जाएगा, और जब पिंड नीचे की ओर गिरेगा या फेंका जाएगा तो a की जगह माइनस जी हो जाएगा। ठीक है। ऊपर वाले तीनों फार्मूले हैं, बस रूप इसका बदल गया है, a की जगह g लिखा है, और प्लस माइनस आपका गुरुत्व के अधीन, ऊर्ध्वाधर ऊपर गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे, यानी ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग जी का ए का मान जी लिखेंगे, वो भी माइनस में, और नीचे की ओर गति करेगा तो ए का मान जी लिखेंगे, वो भी प्लस में। जब नीचे की ओर गति करेगा तो जी का मान प्लस में लिखेंगे, और ऊपर की ओर कोई पिंड गति करेगा तो जी का मान माइनस में। बाकी ऊपर के सूत्र हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो जी का मान धनात्मक लेते हैं, अभी आपको बताए हैं। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करती है तो जी का मान ऋणात्मक लेते हैं, और जी का मान प्रायः 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिट में होगा तो 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। कैसा होगा, 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर में 9.8 और फिट में 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अगली बात, जब पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ मुक्त रूपेण गिरता है, मुक्त रूपेण मतलब कोई बंधन नहीं है, तो समीकरण में चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो जी का मान क्या हो जाता है, प्लस में, गिर रहा है नीचे की ओर गिर रहा है, अभी हमने बताया नीचे की ओर जब कोई पिंड गिरेगा तो जी का मान प्लस में लेंगे, तो ये सारे सूत्र केवल प्लस में आएंगे। और जब विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको रिपीट कर रहा है, इसको ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। तो अगले महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया हुआ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है किमी प्रति घंटा, यानी आपका कोई मात्रक किमी में दिया हो और घंटा में दिया हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किमी प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे तो वह मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। कितने से, 5/18 से गुणा करने पर वह मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हो 18/5 से गुणा करने पर किमी प्रति घंटा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। आगे क्या कह रहा है, वेग या त्वरण कहने का तात्पर्य है कि रेखीय वेग या रेखीय त्वरण, अर्थात पिंड रेखीय गति कर रहा है। ठीक है। अगला, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को शून्य नहीं हो सकती जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। चाल एवं दूरी अदिश राशियाँ जबकि विस्थापन एवं वेग सदिश राशियाँ हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चाल कहने से अभिप्राय है वह चाल जो तत्क्षण है तथा वेग कहने से अभिप्राय है तत्क्षणिक वेग। ठीक है। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी से संबंधित होता है, और औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन से संबंधित होता है। ये सारी बातें हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, बस शॉर्ट में एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे तो आपका पूरे चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्या कह रहा है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ये त्वरण की परिभाषा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण तथा मंदन की अलग अलग स्थितियों में गति के समीकरण में a बराबर प्लस ए तथा a बराबर माइनस ए, यानी त्वरण रहेगा तो प्लस में लेंगे और मंदन रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। कभी भी प्रश्न में आपको त्वरण दिखाई दे तो उसका मान प्लस के साथ और मंदन दिखाई दे तो उसका मान माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा टीवें सेकेंड अर्थात इसकी गति के अंतिम सेकेंड में तय की गई दूरी एस टी बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया ऊपर, u + 1/2 a ब्रैकेट के अंदर 2t - 1।
ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। अभी आपने यहाँ पर भी देखा ऋणात्मक त्वरण है तो उसको हम क्या कहते हैं, मंदन। ठीक है। यदि वस्तु विराम से चलकर रुकती है तो प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। विराम से चल रही है यानी u बराबर 0, रुक रही है तो v बराबर 0। तो u और v दोनों 0 हो जाए। जब विराम से चले और अंतिम में रुक जाए, तो रुक गई है तब भी गति नहीं कर रहा है यानी v बराबर 0, विराम यानी रुकी हुई है तो u बराबर 0। ठीक है, तो ये u और v दोनों 0 हो जाता है। इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स थे, जो फार्मूला था इस चैप्टर से संबंधित, वो आपको बताया गया है। इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे ये चैप्टर के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न रहें। समय समय पर इसको रिवाइज करते रहिए, जिससे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।